नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में क्या एक बदलाव का समीकरण देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी में लगातार एक के बाद एक कई नेताओं को जिम्मेदारी मिल जाती है। उसके बाद क्या ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अब बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेताओं की समाजवादी पार्टी में एंट्री होगी। बीजेपी में काफ़ी वक्त से परिवर्तन देखा नहीं जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हाल ही में एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें शिवपाल यादव का नाम है, आजम खान का नाम है। इस लिस्ट में नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। लेकिन क्या अब जो नई लिस्ट आएगी उसमें अपर्णा यादव का नाम भी शामिल होगा? और क्या समाजवादी पार्टी में अपर्णा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरे खास सहयोगी ऋतिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक लिस्ट जारी हो जाती है जिसमें हम देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव है, लेकिन बीजेपी उतना एक्टिव नहीं है। और एक खबर अभी आई है कि शिवपाल ने अपर्णा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि एक बात अलग है कि वो पार्टी में है बीजेपी में, लेकिन परिवार से एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, मुलायम परिवार से। तो क्या परिवार को एक करने के लिए अपर्णा यादव को अपनी तरफ समाजवादी पार्टी लाने की कोशिश कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी आज से कोशिश नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी तब से कोशिश कर रही है जब से नेताजी का निधन हुआ है। नेताजी ने एक बात कही थी कि अब पार्टी संभालो। आपको याद होगा कि मेदांता अस्पताल में जब वो भर्ती थे तो परिवार के सारे सदस्य वहाँ पहुँच रहे थे, उनकी बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे। तो उस समय अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला ये लिया उनके जाने के बाद कि अब परिवार को एकजुट करना है। किस तरीके से प्रसपा पार्टी का विलय करा के समाजवादी पार्टी में जो है एकजुट कर लिया। आदित्य यादव को ले आए, चाचा शिवपाल को ले आए, आजम खान को ले आए। आप देखिए, तमाम विपक्ष के दलों को भी एक साथ करने का पूरी कोशिश की जा रही, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे वो मायावती हो, जयंत चौधरी हो। मतलब ये अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि निकाय चुनाव के पहले पार्टी एकजुट हो जाए, संगठन एकजुट हो जाए, पार्टी मजबूती आ जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में जो एक दावा पेश कर रहे हैं कि अच्छी जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन पर ठीक प्रदर्शन हो सके। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का अगर जिक्र हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो बीजेपी पार्टी ने वो उनको ओहदा नहीं दिया जिसके लिए वो गई थी। अभी तक देखा जाए तो 1 साल को बीतने को है, लेकिन अभी तक ना कोई उनको महिला संगठन के तौर पर देखा गया, ना कहीं से जो है उनको टिकट दिया गया, ना कहीं से उनको जो है स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं तो अखिलेश यादव का जो सपना है परिवार को एक करने का वो भी पूरा हो जाएगा और अपर्णा यादव का भविष्य सुरक्षित राहुल सर हो जाएगा। देखिए, बाकायदा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने देखा कि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, चाहे मैनपुरी जीती, चाहे खतौली जीती, जसवंत नगर सीट जैसी। लेकिन क्या इन सीटों पर जीतना ये बताता है कि समाजवादी पार्टी पहले के मुकाबले अब ज़्यादा प्रबल होती नजर आई है? ऋतिक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निकाय चुनाव में एक देरी का सबसे बड़ा मसला है। विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी जानबूझकर इस निकाय चुनाव को मार्च और अप्रैल में ले जाई जा रही है। चुनाव आयोग के साथ इनका बड़ा साठगांठ है। क्या वाकई कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी सपा से इतना डर गई है कि इस चुनाव को जो है मार्च और अप्रैल की तरफ? देखिए राहुल सर, ये पहली बार नहीं है कि चुनाव टाले गए हैं। आपने देखा कि दिल्ली MCD के चुनाव कैसे टाले गए थे, लेकिन इतिहास में कभी ये नहीं है कि आप चुनाव टालें। चुनाव वक्त पर ही होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार जब से आई तब से कई ना कई सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, चाहे वो चुनाव टलने के हो, चाहे वो बेरोजगारी का रिकॉर्ड हो, चाहे वो महंगाई का रिकॉर्ड हो। एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। अडानी मोदी का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आज जो एक तस्वीर उत्तर प्रदेश से नजर आ रही है वो चुनाव टलने की, उसमें OBC आरक्षण को एक अहम मुद्दा बताया गया है। उसकी रिपोर्ट्स तैयार होने में देरी लग रही है। कोर्ट ने एक बात जरूर कही थी यहाँ पर कि आप तारीखों की घोषणा कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग की भूमिका योगी आदित्यनाथ निभाते नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अप्रैल मई में चुनाव करवाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही की तस्वीर तो है ही। मुझे लगता है कि चुनाव तो समय पर होना ही चाहिए। अखिलेश यादव तमाम जो नेता है वो ये ट्वीट करके भी बता रहे हैं कि चुनाव आखिर आप टाल क्यों रहे हैं। ये बड़ी बात है। अच्छा ऋतिक, ईवीएम को लेकर एक सवाल है। अभी मैं देख रहा था कि ईवीएम को लेकर विपक्ष एक बार फिर शोर शराबा कर रहा है। उनका ये कहना है कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। चुनाव से पहले ही क्यों ईवीएम का मुद्दा खड़ा होता है और बैलेट पेपर पर फोकस होता है? देखिए, ईवीएम पर मैं अभी खबर भी कर रहा था, लगातार मैं देख रहा था तस्वीरों को। तो ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा, देखिए मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो ये दावा पेश करती है कि अगर आप आज ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे तो हम आज जीत जाएंगे। यही बात अखिलेश यादव कहते हैं, यही बात केजरीवाल कहते हैं, यही बात
कांग्रेस के लोग कहते हैं, अगर विपक्ष की तमाम पार्टियां ये बात कह रही हैं तो कहीं ना कहीं एक बार चुनाव आयोग को उनकी बात मान भी लेनी चाहिए। एक पंचवर्षीय का चुनाव आप जो है बैलेट पेपर से करवा दीजिए ताकि आपकी छवि में सुधार हो सके और जो एक प्रश्न चिन्ह आप पर खड़ा रहता है उस प्रश्न का जवाब मिल सके। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि इस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम बड़ा मुद्दा है। परीक्षा पर चर्चा देश के प्रधानमंत्री करते हैं और परीक्षा में लगातार देखा जाता है कि अगर कोई नकल करता है तो उस निरीक्षक को सजा दी जाती है, साथ में जो विद्यार्थी कर रहा होता है उसको भी जो है अलग कर दिया जाता है कि तुम अब फेल हो गए हो। तो आप समझिए ना कि राजनीति में यही बात निकल कर आती है कि ये परीक्षा है, ये राजनेताओं की परीक्षा है और इस परीक्षा में कहीं ना कहीं ईवीएम जैसा मुद्दा सामने आता है तो इस पर निरीक्षण को, आचार्य को यानी कि गुरु को ध्यान देना चाहिए। गुरु मैं किसको कह रहा हूँ यहाँ पर, चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए और कहीं ना कहीं इस पर जो है बड़ा खुलासा करते हुए और बैलेट पेपर एक बार कर देना चाहिए, चुनाव से करवाना चाहिए। देखिए, बैलेट पेपर एक सबसे बड़ा मुद्दा है और विपक्ष आज से नहीं, ये बहुत पहले से कह रहा है। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव को अब हम जिस तरह से नज़दीक देख रहे हैं, विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है। 2024 से पहले विपक्ष का मजबूत होना, निकाय चुनाव से पहले विपक्ष का मजबूत होना, क्या ये बीजेपी के लिए एक ऐसा संकेत दे रहा है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान होता नज़र आ रहा है? क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें दिखती नज़र आ रही है? और ऋतिक, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम समाजवादी पार्टी के पहले और अभी के ग्राफ को देखें तो काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। तो जो पार्टी बिखर रही थी या जो पार्टी बिखरती नजर आ रही थी, क्या वाकई अखिलेश यादव ने इस पार्टी को संभाल लिया? बिल्कुल, अखिलेश यादव ने बहुत मजबूत के साथ पार्टी को संभाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैनपुरी जीते आप, खतौली आप जीते, गुजरात विधानसभा चुनाव में भी आपने प्रवेश किया। इसके साथ देखा जा रहा है कि जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, इसमें भी आप लगातार प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि 30 साल पुरानी समाजवादी पार्टी आज ये कोशिश कर रही है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन सके। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने ईवीएम से सवाल खड़ा किया था, रामपुर की आपको वो तस्वीर याद होगी, मैनपुरी की वो तस्वीर याद होगी जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि ईवीएम की बैटरी खत्म हो जाती है। तो ईवीएम की बैटरी खत्म होने के बाद, तानाशाही होने के बाद, पुलिस प्रशासन जो है विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम वर्ग के लोगों को वोट डालने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा था। उसके बावजूद भी, इतनी सारी तस्वीरों को झेलने के बाद भी अखिलेश यादव ने बेहतरीन जीत दर्ज की। मैनपुरी में देख लीजिए आप, खतौली में देख लीजिए। इसके साथ साथ अभी निकाय चुनाव पर भी दावा पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो है लोकसभा की जो 80 सीटें हैं उस पर भी दावा पेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुधार किया है। आजम खान को साथ लिया है, अपने चाचा को साथ लिया है, आदित्य यादव को साथ लिया है और हर एक वर्ग के नेता को जो है पार्टी में विशेष जगह दी। स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं जिक्र करना चाहूँगा, विवादित बयान देते हैं फिर भी जो है राष्ट्रीय महासचिव बनाते हैं। आजम खान जिनकी विधायकी चली गई, वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया, तमाम चीज़ें उनके हाथ साथ हुई हैं, लेकिन इसके साथ भी आजम खान को जो है यहाँ पर आगे रखा गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी नेता निराश ना हो पाए, सभी को बराबर के अधिकार दिए जाएं। तो देखिए, सभी को बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले क्या एक बड़े चेहरे की समाजवादी पार्टी में एंट्री हो रही है और वो बड़ा चेहरा अपर्णा यादव का है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।